स्टोरी के स्टार्ट में हमें एकदम बहुत ही ज्यादा अजीब सी लेबोरेटरी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा किसी लड़की को ढूंढ रहा होता है और उस लेबोरेटरी में बहुत ही ज्यादा एकदम उथल पुथल मची हुई होती है और इमरजेंसी का सायरन भी बज रहा होता है। लेकिन वो जो लड़का था उसे बस इसी चीज का फर्क पड़ रहा था कि वो बस एक लड़की को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते उसे वो लड़की मिल जाती है, लेकिन वो कैद रहती है एक लड़की के द्वारा। और मेरे हिसाब से ये जो लेबोरेटरी रन की जा रही थी वो उसी लड़की के द्वारा की जा रही थी, जो कि अभी मसासा, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की कोई एक फ्रेंड है, उसे कैद करके रखी हुई थी। और वही जो लड़की रहती है बदमाश वाली, वो गन का पॉइंट दिखाते हुए योगिरी, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, उसे बोलती है कि तुम अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो मैं इस लड़की को यहीं से जान से मार दूंगी। लेकिन जो योगिरी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम कोल्ड तरीके से अपने खाली स्टेयर से ही उस लड़की को जान से मार देता है और अपनी ये जो लड़की रहती है मसासा, उसको बचा लेता है। फिर हम लोग रियल डे में आ जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़का है योगिरी, उसे एक अनजान लड़की जो कि दोनोरा नाम की रहती है जगा रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि ये जो योगिरी था वो असल में इस सारी चीज को सपना देख रहा था। फिर ये जो लड़की दोनोरा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम जगाने की कोशिश करती है योगिरी को, और फिर योगिरी जागते हुए पूछता है कि आखिरकार क्या हो गया। तो जो दोनोरा थी उसे बोलती है कि तुम इतना खतरनाक माहौल में सो कैसे सकते हो, तुम देख रहे हो हमारे जितने भी दोस्त थे उन सभी को एक मॉन्स्टर ने मार दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लिजर्ड मॉन्स्टर इनके किसी बस के अंदर अटैक कर दिया रहता है और उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें खत्म कर दिया रहता है, बस यही दोनों बचे रहते हैं। तो जो योगिरी था तुरंत ही अटेंटिव होता है और जाता है उस मॉन्स्टर के सामने और अपने एक ही स्टेयर से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और दोनोरा इस चीज को देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मॉन्स्टर जिसे कोई भी नहीं हरा पा रहा था वो बहुत ही इजीली यहाँ पे धाराशायी हो गया। लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि योगिरी ने ही ये काम किया है। लेकिन योगिरी बिन योगिरी, उसे बिल्कुल भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा से अपना गेम खेलने में लग जाता है। तो इस चीज को देख के जो दोनोरा थी उसे बोलती है कि तुम इतना ज्यादा काम कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता नहीं कि हम लोग यहाँ पे आखिरकार आ कैसे गए हैं। तो जो योगिरी था वो अपना गेम को छोड़ के बोलता है कि तुम मुझे बताओ आखिरकार हुआ क्या है। तो जो दोनोरा थी उसे बोलती है कि तुम्हें पता था ना कि हम सारे जितने भी स्कूल वाले दोस्त थे उन सभी को ट्रिप पे ले गया जा रहा था, और हम लोग जैसे ही टनल क्रॉस किए वैसे ही हम लोग एक अनजान जगह पे आके रुक गए, और यहाँ पे जैसे ही हमारा बस रुका तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हुआ है। और ये सारे चीज ये लोग एनालाइज कर ही रहे थे कि उतने ही देर में इनके बस के अंदर एक लड़की आ जाती है जो कि अपना इंट्रोडक्शन देती है इन सभी को और फिर बोलती है कि आप सभी का स्वागत है इस दुनिया में, जब तक आप मुझे तंग नहीं कीजिएगा तब तक मैं आप सभी को डायरेक्टली कभी भी हर्ट नहीं करने वाली हूँ। और ये चीज बोलते ही बोलते में वो बस ड्राइवर को और इनके जो टीचर थे उन सभी को जान से मार देती है और बोलती है कि मुझे ये दोनों का बस इस तरीके से मुझे देखना पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इन्हें खत्म कर दिया। मेरा जो पावर लेवल है वो 5,30,000 है, तो इसलिए तुम सभी को बिल्कुल भी मेरे ऊपर एकदम बुरी तरीके से देखने का अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सभी हमें कोऑपरेट करो, मैंने ही तुम्हें यहाँ पे समन किया है और मैं तुम सभी को एक सेज बनाना चाहती हूँ, और उसके लिए ही हमारे जो दुनिया है वो आप सभी को चुना गया है। और ये चीज बोलने के बाद वो उन सभी को थोड़ा बहुत अपना जो पावर रहता है वो अनलॉक करने की इजाजत दे देती है, और इन सारे लोगों के पास एक म्यूजिक सिस्टम आ जाता है जिसमें ये लोग मिशन को और अपने स्टैट्स को देख पा रहे होते हैं, और सारे जितने भी लोग जिनके पास पावर आई थी वो ग्लो कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो दोनोरा थी और योगिरी ये दोनों ग्लो नहीं कर रहे होते हैं। तो इस चीज को देख के जो दोनोरा थी उससे पूछती है कि मैं किस लिए नहीं ग्लो कर रही हूँ, मुझे क्यों नहीं ताकत मिली। तो जो लड़की थी वो बोलती है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि इनकम्पैटिबल होते हैं इस ताकत के लिए, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज जरूर बता रही हूँ, जल्द से जल्द सेज बन के दिखाना, वरना अगर तुम ये चीज नहीं कर पाई तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए माना बनाने वाली एक मशीन बना के रख दूंगी। और इस तरीके से कोल्ड एकदम धमकी देते हुए मिशन स्टार्ट करके यहाँ से चली जाती है और बोलती है सबको कि तुम लोग को अपना फर्स्ट मिशन अच्छे से कंप्लीट करना है। तो जो दोनोरा थी इस चीज से धमकी सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाती है, लेकिन उसके जो बगल में लड़की रहती है वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या दिख रहा है। तो जो लड़की थी वो बोलती है मुझे स्टेटस विंडो में एक मिशन दिख रहा है जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि एक ड्रैगन हम पे अटैक करेगा। तो इस चीज को सुनने के बाद जो दोनोरा रहती है वो बोलती है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, यहाँ पे ड्रैगन कैसे आ जाएगा। और ये सारी बातें इनके बीच में चल ही रही होती है कि उतने ही देर में एक लड़का यहाँ पे आ जाता है और हमेशा की तरह लीडर बनने की कोशिश करने लगता है, और वो इन सभी को बताता है कि मैं चाहता हूँ तुम सभी के पास जो जो ताकत आई है वो तुम मुझे बता दो। और सारे लोग का ताकत को एनालाइज करने के बाद वो प्लान बनाता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से क्लोजेस्ट जो सिटी है वहाँ पे जाना होगा, तब जाके हम लोग अपना मिशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये सारे लोग निकलना शुरू करते हैं और जो दोनोरा रहती है वो योगिरी को भी उठा रही होती है, लेकिन जो योगिरी था वो उठ नहीं रहा होता है। इसी तरीके से ये सारे लोग निकलने की कोशिश करते हैं कि जो ये लड़का रहता है जनरल, मैं इसे जनरल ही बोलूंगा, तो ये जो जनरल लड़का रहता है इन सभी को रोक देता है और बोलता है कि तुम सभी यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि तुम सभी को ताकत नहीं मिली है, इसलिए तुम सभी को यहीं पे रुकना होगा और हमारे लिए काम करना होगा क्योंकि तुम हमें बहुत ही ज्यादा स्लो कर दोगे। लेकिन फिर भी ये जो लड़का रहता है इनके साथ वो मान नहीं रहा होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो ये जो लड़का था जनरल अपनी ताकत का एकदम अंदाजा दिखाता है इन्हें और यहीं पे इन्हें रोक देता है और बोलता है कि तुम सभी बहुत ही ज्यादा हमें स्लो करोगे, इसलिए ये अच्छा होगा कि तुम बेट की तरह काम करो उन ड्रैगन्स के लिए, जिससे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा उन ड्रैगन से निपटने का। और ये चीज बोलने के बाद वो एक लड़की को बोलता है इन सभी पे चार्म मैजिक करने के लिए, जिसको करने के बाद ये सारे लोग ड्रैगन्स के साथ बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। और वो जो लड़का था जनरल वो इन सभी को इसी बस में बंद करके यहाँ से सारे लोग के साथ निकल जाता है। जो दोनों
डोनोरा थी वो समझ ही नहीं पा रही होती है कि आखिरकार इन सभी के साथ ये बुरा हाल क्यों हो रहा है। कि उतने ही देर में जो ड्रैगन रहता है वो इन सभी पे एकदम अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और देखते देखते वो जो इनके साथ एक लड़की थी उसे खत्म कर देता है। और आगे की स्टोरी तो हम लोग जानते हैं कि इन सभी के साथ क्या हुआ। और जो डोनोरा थी ये सारी स्टोरी योगिरी को बताती है। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि अच्छा अब मैं समझ गया हूँ कि हमें क्या करना है। और जैसा कि उस जनरल ने बताया था कि यहाँ पे एक ही ड्रैगन है तो वो तो अब मर चुका है, तो मेरे हिसाब से बाहर जाना सेफ ही होगा। लेकिन जो डोनोरा थी वो शक कर रही होती कि योगिरी ने कुछ उस ड्रैगन को किया है तब जाके वो मरा है। लेकिन जो योगिरी था वो बोलता है कि तू पागल थोड़ी ना हो, ऐसा थोड़ी ना मैं कि इतना ताकतवर हूँ कि मैं इसे कुछ कर दूंगा। और फिर उसके बाद इन दोनों को लेके वो बाहर आ जाता है। फिर वो डिसाइड करने लगता है कि आखिरकार उसे कहाँ जाना है, हिल्स में, टाउन्स में या फिर फॉरेस्ट में। ये सारी चीजें वो डिसाइड करते ही कि उतनी ही देर में जो डोनोरा रहती है उसे ऐसा लगता है कि कोई लोग उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहे होते हैं। तो ये दोनों जैसे ही नोटिस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तीनों जो लोग रहते हैं वो असल में इन्हीं के क्लासमेट रहते हैं। तो इस चीज को देख के जो योगिरी था वो बोलता है डोनोरा को कि क्या मैं इन्हें यहीं पे खत्म कर दूं। तो जो डोनोरा रहती है वो बोलती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, हम लोग अपने दोस्त को कैसे मार सकते हैं। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि ये सारे लोग हमें मरने के लिए छोड़ के चले गए थे, तो तुम बेवकूफ तो नहीं हो कि तुम इन्हें छोड़ना चाहती हो। उतनी ही देर में ये जो तीनों लड़के थे इनके सामने आ जाते हैं और उसमें से जो बीच वाला लड़का रहता है वो बोलता है कि तुम सभी यहाँ पे बच कैसे गए आखिरकार, और ड्रैगन कैसे मारा गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी ताकत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और फिर उसके बाद वो इन सभी को अपना फायर बॉल वाला मैजिक दिखा के देता है जिसकी ताकत बहुत ही ज्यादा एकदम ओपी लग रही होती है। तो ये तीनों लड़के अपनी ताकत को दिखाते हुए फिर डोनोरा का बहुत ही ज्यादा एकदम गलत इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं, जिसपे जो डोनोरा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाती है। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि डोनोरा तुमने अब बहुत ज्यादा बोल दिया है, अब मैं इन्हें संभालूंगा। और फिर उसके बाद जो योगिरी था वो अपने एक ही उंगली से जो बीच वाला फायर बॉल वाला लड़का रहता है उसे जान से मार देता है। इस चीज को जैसे ही मोटा लड़का और उसके बगल वाला लड़का देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिरकार कैसे मर गया ये। तो फिर उसको छुड़ाने के लिए वो जो दूसरा लड़का था वो भी जाता है, लेकिन जो योगिरी था वो उसे भी मार देता है। 死ね。いくらなんでも東田殿 तो फिर इनका जो मोटा लड़का था वही बस बच जाता है। तो जो योगिरी था उसे बोलता है कि तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम वहीं पे एकदम खड़े रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी खत्म कर सकता हूँ और तुम मेरी ताकत का एकदम अंदाजा नहीं लगा सकते हो, तो एकदम शांत खड़े रहो। तो जैसे ये सारी चीजें देखता है ये मोटा लड़का तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी हीलिंग मैजिक का भी यूज करता है अपने दोस्तों पे, लेकिन वो एकदम काम ही नहीं कर रही होती है। तो फिर वो डिसाइड करता है कि वो योगिरी को खुद ही जान से मार देगा और वो थोड़ा बहुत एकदम फ्रेंडली होते हुए योगिरी की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन जो योगिरी था उसके पास दूसरा टेक्निक भी था कि अगर कोई भी इंसान उस पे किलिंग इंटेंट की तरफ बढ़ रहा है उसके पास तो उसे पता चल जाएगा, इसलिए वो उसे खत्म कर देगा। तो ये योगिरी था वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो मोटा लड़का था वो फिर सरेंडर कर देता है फुली और बोलता है कि मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी अब खत्म नहीं कर सकता, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जो योगिरी था उसे छोड़ने के लिए अब तैयार ही नहीं था। तो जो मोटा लड़का था वो बताता है कि मैं यहाँ पे हम तीनों के साथ पहले भी आ चुका हूँ और हमने डीमन लॉर्ड को हराने की मदद की थी यहाँ पे। तो जो योगिरी था पूछता है इस लड़की से डोनोरा से कि क्या तुम जानती हो कि ये लोग कभी गायब हुए थे क्लास में से। तो डोनोरा बोलती कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कि ये लोग काफी समय के लिए गायब हुए थे। तो जो मोटा लड़का था वो बोलता है कि हम लोग गायब तो हुए थे, लेकिन जैसे हम लोग रियल जिंदगी में आए तो सिर्फ कुछ घंटे ही बीते थे। तो इस चीज को सुनकर जो योगिरी था वो बोलता है कि इसका मतलब है कि हम लोग आराम से अपने घर यहाँ से वापस जा सकते हैं। और फिर वो दोबारा से मारने के लिए तैयार हो जाता है इस मोटे लड़के को। लेकिन ये जो मोटा लड़का था वो डोनोरा से हेल्प मांगने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा एकदम गुलाम बन जाऊंगा अगर तुम मुझे जान से मारने से बचाती हो इससे। और ये चीज कहने के बाद वो जो मोटा था वो एक स्लेव कॉलर अपने गले में लगा लेता है और फिर बोलता है कि मैं आपसे डोनोरा का एकदम गुलाम बन चुका हूँ। लेकिन जो डोनोरा थी वो चाहते नहीं थे कि ये मोटा उसका गुलाम बने, तो वो अपनी जो ओनरशिप थी वो ट्रांसफर कर देती है योगिरी की तरफ। फिर जो योगिरी था वो बोलता है उस मोटे को कि तुम अगर मेरी बात सुनी रहे हो तो उस जंगल में चले जाओ जहाँ पे मॉन्स्टर है। लेकिन ये जो मोटा था वो जाना नहीं चाह रहा होता है, लेकिन उसे जाना पड़ रहा होता है। तो जो योगिरी था उसे रोक लेता है और बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, अगर तुम इतनी ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ और हमारे बारे में किसी को भी मत बताना, और जितना भी तुमने खजाना यहाँ से लूटा है वो हमें दे दो। और ये सारी चीजें करने के बाद वो जो मोटा था वो यहाँ से चला जाता है। तो ये सारे इंसिडेंट्स होने के बाद जो डोनोरा रहती है वो पूछती है योगिरी से कि आखिरकार तुमने मेरी जान क्यों बचाई, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को ढंग से जानते तक नहीं थे। और वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जो योगिरी है वो ये बोलेगा कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है इसलिए उसने बचाया। लेकिन जो योगिरी था उसे याद आता है कि उसने इसलिए बचाया था डोनोरा को क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एकदम सेक्सी बॉडी लेके घूम रही होती है इसीलिए। तो जो डोनोरा थी इस चीज को सुन के बोलती है कि क्या इस दुनिया में कोई और एकदम डिसेंट आदमी बचा भी है कि नहीं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि इन सभी को इंस्ट्रक्शन दी थी कि इन सभी को मेज बनाया जा रहा है, और वो अपने कमरे में सो रही होती है। और वहाँ पे वो जो जनरल लड़का था वो आ जाता है और वो बोलता है कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ और वो ड्रैगन ऑटोमेटिकली मारा गया। वो जो लड़की थी वो बोलती है कि तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, फर्स्ट मिशन वैसे भी कंप्लीट हो गया ना, तुम मुझे रिपोर्ट दो आखिरकार हुआ क्या है। फिर वो बताता है कि 4 कैंडिडेट्स मारे गए। तो जो लड़की थी वो बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जो लोग कमजोर थे वही मारे गए। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन चारों में से 3 ऐसे लड़के थे जो कि एस रैंकर थे और एक ही ऐसी लड़की थी जो कि पावरलेस थी। तो ये चीज को सुनने के बाद वो जो लड़की थी वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही होती और बोल रही होती कि हो
सकता है कि ये कोई सिस्टम ग्लिच हो। तो वो जो लड़का था वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है किसी के पास इंस्टेंट डेथ की एबिलिटी है। तो जो लड़की थी वो बोलती है कि तुम इतना चिंता मत करो, तुम अपना जो काम है वो जारी रखो। और ये चीज बोलने के बाद वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो। और वो जो लड़का था वो यहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो धनोरा और योगिरी थे वो फाइनली ट्रैवल करते हुए किंगडम के गेट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो धनोरा थी वो बोलती है कि ये देखो किंगडम का जो गेट है वो तो बंद हो रहा है। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम कॉमन बात है, क्योंकि इवनिंग हो रही है तो ये लोग गेट बंद तो करेंगे। तो जो धनोरा थी वो बोलती है कि हमें जल्द से जल्द वहां पे जाना होगा। फिर ये दोनों भागते हुए गेट की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन तब तक ये जो गार्ड थे वो समझ नहीं पा रहे होते कि इनकी लैंग्वेज क्या है। तो इसी के लिए ये लोग एक दूसरे आदमी को बुलाते हैं जिसका नाम होता है माशाहिको। फिर जो आदमी रहता है वो इन दोनों की हेल्प करता है लैंग्वेज समझने के लिए। तुम सभी सेज कैंडिडेट हो इसलिए हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। और फिर इन दोनों को एंटर करवा देता है किंगडम के अंदर। किंगडम में एंटर होने के बाद जो धनोरा रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रही होती है इस किंगडम को देख के, क्योंकि ये किंगडम जो था वो बीस्ट से भी भरा हुआ था। उतनी ही देर में एक मेरियो नाम की कैट गर्ल इनके पास आ जाती है और वो बोलती है कि तुम सभी सेज कैंडिडेट हो, मैं तुम सभी के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सीड्यूस भी करती हूँ ऐसे जो सेज कैंडिडेट रहता है, ताकि क्योंकि वो लोग आगे चल के बहुत ही बड़ा नाम कर रहे होते हैं, तो मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। मगर तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है धनोरा, इसलिए मैं तुम्हें सीड्यूस नहीं करूंगी। तो जो योगिरी थे वो बोलता है कि ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और धनोरा भी शर्मा जाती है। फिर धनोरा जो थी वो पूछती है कि आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि वैसे भी शाम हो रही है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हम लोग इसकी हेल्प ले लेते हैं। फिर जो मेरियो थी इन सभी को एकदम जगह घुमाने लग जाती है और इन्हें एक स्टे करने की जगह भी दिखाती है। और फिर ये जो दोनों थे देखते ही देखते बहुत ही सारी एकदम शॉपिंग भी कर लेते हैं यहाँ। और ये सारा जो सामान जैसे ये लोग लेके निकल रहे होते हैं तो इन सभी पे बहुत सारे जो डाकू थे वो एकदम अटैक कर देते हैं। और जो योगिरी था वो बोलता है कि मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है। वो जो डाकू थे वो असल में पैसे के साथ साथ इन दोनों को खत्म करने के लिए भी आए थे, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था सेज कैंडिडेट जो कि बिल्कुल भी टैलेंटलेस है उन सभी को खत्म करना। और वो लोग कहीं ना कहीं सेज कैंडिडेट से जलते भी थे, इसलिए वो लोग इन दोनों को मारना चाह रहे होते हैं। तो जो योगिरी रहता है वो एकदम कोल्ड अंदाज में बोलता है अगर तुम हमें मारना ही चाहते हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं भी तुम्हें जान से मार सकता हूँ, है ना। बातों ही बातों में हमें ये भी पता चलता है कि ये जो मेरी कैट गर्ल थी वो भी इन डाकुओं के साथ मिली हुई रहती है। ये जो डाकू थे वो बहुत ज्यादा एकदम सीरियस नहीं ले रहे होते हैं योगिरी को। तो जो योगिरी था वो बोलता है अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मेरे पीछे जो लोग हैं वो पहले मारे जाएं। और ये बोलते ही जो पीछे जितने भी लोग खड़े थे वो सारे लोग खत्म हो जाते हैं। और देखते ही देखते जो योगिरी था वो एक एक आदमी को खत्म करना शुरू कर देता है और लास्ट में जो डाकू का हेड रहता है और मेरियो वही बचते हैं। तो जो कैट गर्ल थी वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है कि मेरे को यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ पे बस अपने छोटे भाई के लिए चोरी चकारी किया करती थी। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम अपने छोटे भाई का पेट भरना चाहती हो, इसके लिए तुम किसी की जान भी ले सकती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो बोल देता है इन दोनों को मरने के लिए, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश ये दोनों उसी समय नहीं मरते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इन सभी को बचने का कारण मिल गया है और ये लोग तुरंत ही वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन जो योगिरी था वो इन्हें और भी अलग तरीके का पनिशमेंट दिया था, ये लोग चलते चलते ही मारे जाते हैं। तो जो धनोरा थी वो भी इस चीज को देख के थोड़ी एकदम मेस्मराइज हो जाती है कि किस तरीके से जो योगिरी है बहुत ही ज्यादा काल्म है इस सिचुएशन में। और फिर ये दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं कि उतनी ही देर में जो गार्ड्स रहते हैं वो यहाँ आ जाते हैं और इन्हें बोलते हैं कि हे, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि हम लोग यहाँ से बस नॉर्मल गुजर ही रहते हैं और हमने देखा कि ये लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, हमारी कोई भी गलती नहीं है इन्हें खत्म करने के लिए। लेकिन वो जो गार्ड्स थे उनकी जो हेड थी वो बोलती है कि हम लोग जानते हैं कि ये जो लोग हैं वो तुम्हारे द्वारा ही मारे गए हैं, क्योंकि ये लोग तुम पे अटैक कर रहे थे और अचानक से बेहोश हो गए, तो हमसे तो तुम बिल्कुल भी झूठ मत बोलो। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि अगर तुम लोग सारी चीजें देख ही रहे थे तो हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आए। तो जो लीडर थी वो बोलती है कि हम लोग चाहते थे कि ये लोग आखिरकार कहाँ तुम्हें लेके जाते हैं ये जानना, इसलिए तुम लोग को ये पकड़ लेते तो हम लोग इन्हें ट्रेस कर पाते। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि तुम लोग हमें प्यादे की तरह लेना चाहते हो, लेकिन ऐसा हम लोग करने नहीं देते बिल्कुल भी, और वैसे भी हमने इसे कुछ नहीं किया है। और ये सारी बातें इनके बीच में हो ही रही होती है कि जो असिस्टेंट रहता है इस लड़की के क्या वो बोलता है कि मेरी जो अप्रेजल स्किल है उन सभी से मैं देख पा रहा हूँ कि इनके अंदर कोई भी पावर नहीं है, तो हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि इन्होंने यही काम किया है। तो जो लेडी थी वो एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है इस चीज से और वो यहाँ से चली जाती है। और ये जो आदमी था वो इनसे सॉरी बोलता है। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि अगर तुम इतनी ज्यादा सॉरी फील कर रहे हो तो हमें कहीं रहने की जगह दिखा दो ना। तो फिर उसके बाद वो जो लड़का रहता है वो इन सभी को एक होटल में लेके चले जाता है, जहाँ पे जो योगिरी था वो कमरा लेने लग जाता है और वो बोलता है धनोरा से कि क्या हम दोनों एक ही कमरे में रह सकते हैं। तो जो धनोरा थी वो शर्माने लग जाती है। तो जो योगिरी था वो बोलता है ठीक है, हम लोग अगल बगल का कमरा ले लेते हैं। फिर जो धनोरा रहती है वो अपने कमरे में आ जाती है और फिर लेटने के बाद वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा एकदम शॉक्ड हो रही होती है कि आखिरकार कितना ज्यादा बड़ा कमरा है। लेकिन उसे ये चीज भी मन में खाई जा रही होती है कि किस तरीके से जो योगिरी था वो उसके साथ ही कमरे में रहना चाह रहा था, कहीं वो उसे प्यार तो नहीं करता। लेकिन उसे याद आता है कि जो योगिरी है वो असल में उसके शरीर से प्यार करता है, इसलिए वो इस चीज को अपने मन से हटा देती है। उतनी ही देर में यहाँ पे एक अजीब सी स्पिरिट भी समन हो जाती है, जिसको देखने के बाद जो धनोरा रहती है वो डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये जो स्पिरिट है वो उसकी बहन है। जिसपे जो स्पिरिट रहती है वो बोलती है कि मेरा नाम है मोकोमो धनोरा और मैं तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट हूँ, जो कि तुम्हारे फैमिली में बहुत ही लंबे समय तक आ रही है, मैंने ही तुम्हें यहाँ पे बचा के रखा हुआ है। तो इस चीज को सुनने के बाद वो बोलती है कि आखिरकार तुम अगर मेरी गार्डियन स्पिरिट हो ही तो फिर तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं
बचाया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ये स्पिरिट बोलती है कि मैं ऐसा इसलिए नहीं की क्योंकि मैं उस लड़के से बहुत ही ज्यादा डर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उस समय तुम्हारे सामने आ जाती तो वो भी मेरा भी वजूद ही मिटा देता। तो जो धनोरा रहती है इस चीज को सुन के सोचती है कि आखिरकार योगिरी में कितनी ताकत है कि वो स्पिरिट्स को भी खत्म कर सकता है। फिर ये स्पिरिट बोलती है कि अब मैं तुम्हारी रक्षा यहाँ पे करूंगी और मैं तुम्हें तुम्हारी जो एंसेस्टर से चली आई टेक्निक है वो सभी भी सिखाऊंगी, और मैं ही थी जिसने तुम्हें वो सारा जो सिस्टम मिल रहा था सेज वाली टेक्निक का उसे रोका है। तो इस चीज को सुन के जो धनोरा थी वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती कि क्या तुमने मुझे पावरलेस बना दिया। तो जो स्पिरिट थी वो बोलती कि क्या तुम चाहती हो कि कोई अनजान शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर एंटर कर जाए। वैसे भी जब ये जानते हुए कि वो जो सेज है मेन हेड वो तुम सभी को कंट्रोल करेगी, तो मैं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने देती। तो इस चीज को सुन के जो धनोरा थी वो थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो रही होती और बोलती है कि क्योंकि अब मेरे साथ योगिरी है तो मैं यहाँ पे सुरक्षित रह सकती हूँ। तो इसी तरीके से इन दोनों के बीच में रात भर बहस होते रह जाती है। और जो धनोरा थी वो ढंग से रात में सो नहीं पाती है। और फिर सुबह होने के बाद वो योगिरी के सामने आती है। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि तुम लोग रात में सोती क्यों नहीं हो आखिरकार। तो जो धनोरा थी वो बोलती है कि बस ऐसी कोई बात है। फिर उसके बाद ये दोनों तैयार हो जाते हैं। जो योगिरी था वो यहाँ की एक रिसेप्शनिस्ट से मिलवाता है धनोरा को, और वो जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वही सारी चीजें जो प्लान थी इनके लिए वो कर रही होती है। यहाँ तक कि जो टिकट था कैपिटल के लिए वो भी इनके लिए डिजाइन कर रही होती है। तो जो योगिरी था उसे अपना जितना भी खजाना था वो देते हुए बोलता है कि क्या तुम हमारे लिए संभाल के रख सकती हो। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो इस चीज के लिए भी तैयार हो जाती है। और फिर ये दोनों जो थे वो निकल जाते हैं कैपिटल की ओर अपने साथियों से मिलने के लिए। जहाँ पे जो दोनों रहते हैं वो ट्रेन के अंदर बैठे रहते हैं, और जो इसकी गार्डियन स्पिरिट रहती है धनोरा की वो भी वहीं पर बैठी हुई रहती है। और हमें पता चलता है कि जो योगिरी है वो इस गार्डियन स्पिरिट को भी देख पा रहा होता है। और ये इन दोनों के बीच में ऐसी बातें चल रही होती कि उतनी ही देर में जो योगिरी था उसे कुछ ऐसा फील होता है और वो धनोरा को तुरंत ही अपने ऊपर एकदम बचाते हुए लेटा देता है। और हमें पता चलता है कि अचानक से ही इनके जो ट्रेन है उसके ऊपर किसी ने बहुत जोरदार अटैक कर दिया है और इनका ऊपर वाला जो माला था वो पूरा एकदम टूट जाता है। दूसरी तरफ हमें कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग मिलकर एक जो डॉग था उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और ये जो डॉग था वो असल में वही था जो कि योगिरी के द्वारा आंख अपना खो बैठा था। उस डॉग पे एक्सपेरिमेंट करते हुए एक लेडी वैम्पायर बहुत सारी चीजें ट्राई करती है, लेकिन वो किसी तरीके से भी उस डॉग की जो आंखें थी उसे वापस नहीं लेके आ पा रही होती है। यहाँ तक कि वो उस डॉग को वैम्पायर भी बना देती है, फिर भी जो उसकी आंखें थी वो वापस नहीं आती है। इस चीज को देख के वो बहुत ही ज्यादा एकदम आश्चर्यचकित होती है और बोलती है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है कि ये किस तरीके का जादू इसके ऊपर हुआ है कि उससे कोई भी चीज ठीक नहीं कर पा रही है। उतने ही देर में इन सभी के ऊपर कोई एक अनजान आदमी अटैक कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर लग रहा होता है। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है योगिरी की तरफ, जहाँ पे जो योगिरी था वो धनोरा को बोलता है कि मुझे लगता है कि ये जो अटैक हुआ है वो हम पे नहीं हुआ है। और फिर थोड़ा बहुत छानबीन करने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि पास ही में कोई जो सेज है वो लड़ाई कर रहे हैं और एक रोबोट इन्हें दिखता है। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि अच्छा तो यही है एग्रेसर, तो इसने यहाँ पे अटैक करने की कोशिश की है। फिर हमें बहुत ही ज्यादा एकदम शानदार फाइट दिखाई जाती है रोबोट्स और सेज के बीच में, और इसी तरीके से लड़ाई हो रही होती है। और जो सेज रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम जोरदार अटैक कर देता है योगिरी और धनोरा की तरफ। तो जो योगिरी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हम तो तुम्हारे ऊपर अटैक कर भी नहीं रहते थे, तुमने हम पे क्यों अटैक किया। तो जो सेज था वो एरोगेंटली बोलता है कि जब भी तुम सेज को देखो तो तुम उसके सामने झुक जाओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं किए। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम भी मर जाओ। और फिर ऐसा बोलते ही वो जो सेज था वो मारा जाता है। ये सारे सीन को देखने के बाद जो एग्रेसर रोबोट्स था वो झुक जाता है एकदम योगिरी के सामने और बोलता है कि हम लोग तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम लोग यहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए आए हैं। तो ये सारे नेगोशिएशन को देखते हुए जो योगिरी था वो सवाल पूछने लग जाता है उस रोबोट से और बोलता है कि हमें बताओ आखिरकार हम लोग इस दुनिया से कैसे जा सकते हैं। तो जो रोबोट था वो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि जो हमारा वर्ल्ड है और तुम्हारा वर्ल्ड है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे है, तो तुम्हें इस दुनिया से ले जाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि अगर तुम्हें हमारे इस तरह से हेल्प नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारे से कुछ ना कुछ चीज मांगने वाला हूँ। और फिर वो धनोरा को बोलता है कि तुम कुछ सजेशन दे सकती हो। तो जो धनोरा थी वो बोलती है कि मेरे पास तो कोई सजेशन नहीं है। तो जो इसकी गार्डियन स्पिरिट रहती है वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि मेरे पास जरूर सजेशन है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जो दोनों गार्ड्स थे वो जहाँ पे घटना स्थल के अटैक हुआ था वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उन्हें सेज की लाश दिखती है, जिस चीज को देख के वो लोग फिर से एकदम आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से ही जो सेज है वो मारे जा रहे हैं। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वही लड़की जो कि एकदम एपिसोड के स्टार्टिंग में इन सभी की क्वीन बन के आई हुई थी और उसको रिपोर्ट दे रही होती है वो वैम्पायर लड़की कि मुझे शक है कि ये जो योगिरी और धनोरा है ये दोनों ही ये काम कर रहे हैं और इन सभी पे कुछ एक अजीब सी ताकत है। तो जो क्वीन थी वो बोलती है कि इंस्टेंट किल वाली एबिलिटी है ना, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एकदम हार्ड टू बिलीव है क्योंकि वो जो सेज मारा गया उसके अंदर इंस्टेंट डेथ एबिलिटी को रेजिस्ट करने की ताकत थी। तो फिर इस बात को टालते हुए वो जो क्वीन रहती है वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सेज कैंडिडेट पे ध्यान मत दो और हमें डार्कनेस पे ले जाने के लिए तैयार करो। और ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है। फिर जो वैम्पायर थी वो अपना एक साथी को वहाँ पे बुलाती है और बोलती है कि हमें जंग का तैयारी करना होगा और नॉर्मल लोग से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, तो तुम सभी को इन्फॉर्म कर दो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दोबारा से ही योगिरी और धनोरा को दिखाया जाता है जो कि जंगल में घूम रहे होते हैं, जिसपे जो धनोरा रहती है वो बोलती है योगिरी को कि हमें उस रोबोट से रिक्वेस्ट करने
करनी चाहिए कि वो हमें यहाँ पे आके आराम से छोड़ दे, तो हम लोग इतना ज्यादा थक नहीं जाते। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि हम लोग इतना ओपनली इन्वेडर्स के साथ नहीं घूम सकते, वरना हम लोग पे बहुत ही ज्यादा मुसीबत आएगी। फिर जो धनोरा थी वो थक के एक जगह बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ और ही मांग लेना चाहिए था उस रोबोट से। तो ये चीज को सुनते ही उसकी जो गार्डियन स्पिरिट थी वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि मैंने तो मांग लिया था उससे, और एक तलवार रोबोट्स के जो एलिमेंट्स थे उससे बना हुआ उसके सामने समन कर देती है। तो इस चीज को देख के जो धनोरा थी वो बोलती है कि आखिरकार ये तलवार मेरे सामने कैसे आ गई, तुमने इसे कहाँ छुपा के रखा था। तो जो स्पिरिट थी वो बोलती है कि मैंने इसे तुम्हारे चड्डी के अंदर छुपा के रखा था। तो इस चीज को सुनकर जो धनोरा थी वो बहुत ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि ये कोई जगह यहाँ पे छुपाने वाली नहीं है, तो आइंदा तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी बिल्कुल भी खैर नहीं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फाइनली धनोरा और योगिरी टाउन तक पहुंच जाते हैं। और वहां पे पहुंचने के बाद जो धनोरा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड लग रही होती है, लेकिन जो योगिरी था वो बहुत ही बुरी तरीके से थक चुका होता है। तो इस चीज को देख के जो धनोरा थी वो बोलती है कि तुम इतना ज्यादा थक कैसे गए, तुमसे तो यार चला ही नहीं जाता। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि मेरे थकने की वजह बस यही है कि मैं रास्ते में आते हुए जितने भी मॉन्स्टर्स हम पे हमला करना चाह रहे थे उन सभी को खत्म करते रहा हूँ। तो धनोरा बोलती है कि अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी भी जो ताकत है उसका कोई ना कोई तो लिमिट होगा ही। तो योगिरी बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जितना चाहे उतना अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकता हूँ, बस थोड़ा बहुत मैं थक जाता हूँ, बस उतनी ही बात है। तो इस चीज को सुनकर जो धनोरा थे वो बोलते हैं कि इसका मतलब कोई आदमी तुम्हें हरा नहीं सकता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि फाइनली जो योगिरी और धनोरा थे वो जहाँ होटल में पहुंचना चाह रहे थे वहाँ वो लोग पहुंच जाते हैं। और उसके अंदर जाने के बाद जैसे ये लोग चेक इन करना जा रहे थे तो उन्हें अपने ही क्लासमेट एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है ताचिबाना। तो ताचिबाना को देखने के बाद जो धनोरा रहती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पे आखिरकार क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम सभी हमारे जो क्लासमेट थे उनके साथ होगे। तो ताचिबाना बोलता है कि नहीं, मैं उन लोग से अलग हो चुका हूँ। फिर इसी तरीके से इनके बीच में बात होती है जिसमें जो ताचिबाना रहता है वो बताता है कि अब मैं उनसे अलग होकर अपनी जो 5 बॉडीगार्ड्स है उनके साथ घूमता हूँ। लेकिन ये जो 5 बॉडीगार्ड्स रहती है वो धनोरा से बहुत ही ज्यादा एकदम जेलस हो रही होती है, इसलिए इन सभी का जब भी वो इंट्रोडक्शन लेती है तो सारी लोग धनोरा को बहुत ही ज्यादा एकदम थ्रेटन करती है, जिसको देख के जो धनोरा थी वो बोलती है कि तुम सभी क्या बेवकूफ हो, मेरे को इतने ज्यादा डरा क्यों रही हो। फिर ये सारी अजीब चीज को देख के जो योगिरी रहता है वो बोलता है कि ये आदमी मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये उन लोग में से मिला हुआ है जिसने हमें छोड़ के वहां पे चले गए थे, इसलिए हमें इस पे थोड़ा बहुत तो शक करना ही चाहिए। तो जो धनोरा थी वो बोलती है कि ये आदमी शुरू से ऐसा ही है, ये थोड़ा नार्सिसिस्ट है और ये लड़कियों में शुरू से ही फेमस था। तो इस चीज को सुन के जो योगिरी रहता है वो बोलता है कि अच्छा, तो हाई स्कूल इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह है, मेरे को तो ये चीज पता ही नहीं थी। फिर बातों ही बातों में जो ताचिबाना रहता है वो अपना बोलता है धनोरा को कि धनोरा, हमारा मिलना यहाँ पे एकदम नॉर्मल नहीं है, ये हमारी फेट से जुड़ी हुई है, तो क्या तुम मेरी लवर बनना चाहोगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ताचिबाना है उसकी जो क्लास है वो डोमिनेटर वाली है। इसका मतलब ये है कि वो लोगों पे ऊपर कंट्रोल कर सकता है, इसी के कारण जो 5 लड़कियां हैं वो उसकी गुलाम बनी हुई हैं। इस तरीके से जैसे ही बढ़ रहा होता है वो ताचिबाना धनोरा की तरफ, तो जो धनोरा थी वो अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तो जो ताचिबाना तो वो बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं ये योगिरी को भी अपने साथ रख लूंगा। और जो योगिरी रहता है वो बोलता है कि आदमी सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, मैं इसके अंदर से कोई भी किलिंग इंटेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे पास इसको मारने की कोई भी वजह नहीं है। ये सारी चीज को देख के जो धनोरा थी वो पूछ डालती है ताचिबाना से कि अगर यहाँ पे तुम अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे हो तो फिर तुम अपने आप को लेवल अप कैसे करोगे, क्योंकि जितने भी हमारे क्लासमेट थे वो सभी तो अपने आप को लेवल अप करने पे लगे हुए हैं। तो जो ताचिबाना था वो बोलता है कि अगर तुम इतना इंटरेस्ट ले रही हो मेरे पे तो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी स्टोरी। बात ऐसी है कि जब हमने फर्स्ट ड्रैगन को हरा दिया था तो उसके बाद पार्टी हो रही थी, तो उसमें मैं अकेले बैठा हुआ था क्योंकि मेरे डोमिनेटर क्लास होने की वजह से सारे लोग मुझे अवॉइड कर रहे थे। लेकिन जो हमारा एक दोस्त था चश्मा वाला वो वहाँ पे मेरे पास आता है और उसकी जो क्लास थी वो थी कंसंट्रेट की, तो वो मुझे समझाना शुरू करता है कि तुम्हारी जो डोमिनेटर क्लास है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तुम्हें बिल्कुल भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम्हारा जो लेवल अप है वो होते रहेगा, क्योंकि तुम अपने जितने भी लेवल 1 के जितने सर्वेंट्स हैं उन सभी को लड़ने के लिए भेज दोगे तो उनका जितना भी एक्सपीरियंस पॉइंट वो लोग कमाएंगे वो तुम्हें मिल जाएगी, जिसके कारण से मुझे बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और मेरे जितने भी सर्वेंट्स हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं और एक चेन ऑफ सर्कल की तरह बन चुका है और मेरे को एक्सपीरियंस मिलते रहता है यहाँ बैठे बैठे। तो ये सारी चीजों को सुन के जो धनोरा रहती है वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि इस तरीके से तो तुम्हारी जो पावर है वो एकदम अनबीटेबल है। तो इस चीज को सुन के जो ताचिबाना था वो बोलता है कि हाँ ऐसा ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ। लेकिन जो धनोरा थी वो उसे मना कर देती है, जिसको सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, तुम आराम से सोच के इस चीज को रिजेक्ट कर सकती हो या एक्सेप्ट कर सकती हो। और फिर ये बोल के वो वहां से चला जाता है। तो जो योगिरी था वो बोलता है धनोरा को कि मुझे लगता है कि तुम उसके साथ रहती तो तुम बहुत ही ज्यादा सेफ रहती। लेकिन जो धनोरा थी इस चीज को सुन के गुस्सा हो जाती है तो योगिरी उससे माफी मांगता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वही वेम्पायर गर्ल लेन को, जो कि असल में डार्कनेस के साथ लड़ रही होती है और उसके साथ लड़ते हुए उसे बहुत ही ज्यादा एकदम दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है होटल का सीन, जहाँ पे जो
दनोरा रहती है वो अपना बहुत ही ज्यादा एकदम होटल में रहते रहते बोर हो चुकी होती है। वो चाह रही होती है बाहर निकलना, लेकिन बाहर जैसी वो देखती है तो देखती है कि पूरे के पूरे जो शहर है उसमें एकदम तबाही मच चुकी होती है, जिसकी वजह से वो फिर डिसाइड करती है कि वो होटल के अंदर ही बंद रहेगी। इस चीज को देख के जो मोको रहती है उसे बोलती है कि हम लोग हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं कैद रह सकते हैं, हमें बाहर तो निकलना ही होगा। और वैसे भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तुम पे हमला करना चाह रहा है छुप के, और मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ। तो जो दनोरा थी इस चीज को सुन के बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं योगिरी को कॉन्टेक्ट करती हूँ और उसे बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कोई हमला करने वाला है, और फिर वो फोन घुमा देती है। तो जो मोको थी उसे बोलती है कि तुम इतना ज्यादा रिलाई कैसे हो सकती हो योगिरी के ऊपर, लेकिन तब तक वो फोन घुमा चुकी होती है। फिर योगिरी जो रहता है दूसरी तरफ वो अपने कमरे में बहुत ही तेज नींद में सो रहा होता है, लेकिन दनोरा के कॉल करने के बाद उसे जागना पड़ता है। और इस चीज को सुन के कि जो दनोरा है उसके ऊपर कोई सीक्रेटली हमला करने वाला है वो बाहर निकल आता है। और जैसे ही जो योगिरी रहता है वो कमरे से बाहर निकलता है तो वो उस लड़की को छुपे हुए एकदम देख लेता है, और उसे पता चल जाता है कि वो जो लड़की है उसका किलिंग इंटेंट दनोरा के ऊपर है, इसलिए वो तुरंत ही उस लड़की को मार देता है। और ये चीज करने के बाद वो चला जाता है दनोरा के कमरे में, और वहां पे उसे बोलता है कि एक जो लड़की थी वो तुम पे एकदम निगरानी रखी हुई थी और वो तुम्हें मारना चाहती थी। और फिर ये चीज होने के बाद वो कॉल करता है रिसेप्शन को और बोलता है कि यहाँ पे एक जो लड़की है वो हमारे हॉलवे में बेहोश होकर गिर गई है। तो इस चीज को देख के जो दनोरा थी वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सकता है वो लोग हम पे ही शक कर ले। तो जो योगिरी रहता है वो बोलता है कि ये और भी ज्यादा अजीब होगा अगर हम लोग उनको रिपोर्ट नहीं करते हैं तो। दूसरी तरफ में जो ताचिबाना रहता है वो हमें एक जगह पे लड़ाई करता हुआ दिखाई देता है, और उसे तुरंत ही रियलाइज हो जाता है जो कि उसकी सर्वेंट थी वो बेहोश हो चुकी है, और उससे उसका जो सिग्नल है वो एकदम डिटेक्ट होना बंद हो चुका है। तो फिर वो तुरंत ही अपनी दूसरी जो सर्वेंट रहता है उससे पूछता है कि आखिरकार उसको क्या हुआ, और फिर उसका रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसे पता चलता है कि अचानक से ही वो जो लड़की थी वो बेहोश हो गई। तो वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है पीछे से किसी ने हमला किया हो, लेकिन ये जो लड़की थी वो तो असासिन किस्म की थी, तो इसे पीछे से मारना तो बहुत ही नामुमकिन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी इजीली वो मारी गई। फिर वो पूछता है अपने सर्वेंट से कि आखिरकार वो उस जगह कर क्या रही थी। तो वो बताती है कि हो सकता है कि वो चाहती हो कि दनोरा आपके पास आ जाए, जिसकी वजह से आप उस पर बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो, लेकिन असल में पता नहीं उसे क्या हो गया। तो इस चीज को सुन के वो बोलता है कि दो हमारी जो सर्वेंट है उसको भी वहाँ पे भेजो और हम लोग देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो दनोरा और योगिरी थे वो उस घटना स्थल से भागते हुए निकल रहे होते हैं, लेकिन उनके रास्ते में दोबारा से वही ब्लू कलर की जो सर्वेंट रहती है ताचिबाना की वो आ जाती है, और वो अपने बर्फ वाला स्पेल को यूज करते हुए इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो योगिरी था वो अपनी ताकत का यूज करते हुए उस बर्फ को भी तोड़ता है और उसे बहुत ही ज्यादा इजीली एकदम सरेंडर करने पे मजबूत कर देता है। फिर उसके बाद उसको बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे प्लान क्या हो रहा है, वो जो ताचिबाना है वो दनोरा को कैद करने के लिए इतनी ज्यादा हथकंडे क्यों अपना रहा है। तो वो बताती है कि अभी तो तुम लोग बिल्कुल भी बचे नहीं हो, यहाँ पे बहुत सारी जो हमारी सर्वेंट्स है वो भी तुम्हारे पीछे आएंगी। और ये चीज बोलते ही जो दूसरी एकदम बच्ची टाइप की सर्वेंट रहती है ताचिबाना की वो डॉल्स के साथ इन पे हमला कर देती है, लेकिन जो योगिरी था वो बहुत ही इजीली इन सारे डॉल्स को भी हरा देता है। और इस ब्लू वाली लड़की को मारने के बाद वो चला जाता है उस छोटी वाली लड़की के पास, जहाँ पे वो लड़की जैसी देखती है कि योगिरी ने बहुत ही इजीली उसे हरा दिया है तो वो एकदम डरते हुए बोलने लगती है कि प्लीज मुझे मारना नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे योगिरी क्या करेगा उसके साथ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि ताचिबाना इसी तरीके से अपने डंजन में चल रहा होता है, और चलते चलते उसे एहसास हो जाता है कि उसकी दो सर्वेंट और जा चुकी है। तो इस चीज को देखने के बाद जो ताचिबाना रहता है वो बोलता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो उन सभी को घेरने के लिए बहुत सारे जो कॉकरोचेस रहते हैं उनके आसपास लगा देता है। इस चीज को देख के जो दनोरा रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाती है, क्योंकि उसको कॉकरोचेस से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने इन कॉकरोचेस को मार दिया तो ये सारे लोग हमारे सर पे गिर जाएंगे और हमें बहुत सारी चोट लगेगी, इसलिए वो लोग छुप छुप के यहाँ से निकलना शुरू करते हैं। और इस चीज को देख के जो ताचिबाना रहता है वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि इसका मतलब है कि अगर हम लोग चारों तरफ से इन्हें घेर के रखे तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अब मार देगा योगिरी को, और जैसे ही योगिरी इसकी किलिंग इंटेंट को डिटेक्ट करता है तो वो समझ जाता है कि अब उसे हमला करना चाहिए ताचिबाना पे, और वो अपने ताकत का यूज करते हुए इन सारे कॉकरोचेस के जो सोर्सेज रहते हैं जो कि इन्हें ऑर्डर कर रहे हैं उसको फ्लो को फॉलो करते हुए तुरंत ही ताचिबाना को एकदम मार देता है, और ताचिबाना वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जितने भी कॉकरोचेस थे वो यहाँ से हटे नहीं थे, तो दनोरा थी उसको लग रहा होता है कि यहाँ पे जो ताकत थी योगिरी की वो अभी फेल हो गई है, और बोलती है कि ये सही समय नहीं है तुम्हारी ताकत का फेल करने का। लेकिन जो योगिरी था उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी ताकत कभी फेल नहीं करती, असल में बात ऐसी है कि ये सारे जो कॉकरोचेस हैं अब वो फ्री हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इनके जो मेन सोर्स थे उनको मार दिया है। और फिर उसके बाद दनोरा को वहां से लेके एकदम तेजी से भागना शुरू कर देता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो ताचिबाना था उसकी तो जान चली गई थी, और उसकी जो हीलिंग करने वाली सर्वेंट थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम इमोशनल होते हुए उसे जिंदा करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही होती है। और जो दूसरी काली सी जो इसकी सर्वेंट थी वो बोलती है कि अब हम लोग फ्री हो चुके हैं तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो हीलिंग वाली थी उसकी सर्वेंट वो मानती नहीं है और वो वहाँ से जाना नहीं चाह रही होती है। तो इस चीज को देखते हुए वो उसको छोड़ते हुए बाहर निकल जाती है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसे दिखाई देता है वही डार्कनेस जिसको मार रही थी लेन, और असल में जो लेन थी उसका भी नजर चला जाता है इस लड़की के ऊपर। और जैसे ही इसको देखती है लेन तो वो बोलती है कि इसका यहाँ पे होना आम बात तो नहीं है, अब मैं चाहती हूँ कि ये क्या जानती है वो पता करना। और फिर इसको देखते हुए वो तुरंत ही पहुंच जाती है उस लड़की के पास और उसे अपना सर्वेंट बना लेती है खून चूस के, क्योंकि
क्योंकि ये भी असल में वैम्पायर होती है, जिसके कारण जितनी भी चीजें लड़की जान रही होती है वो लेन को पता चल जाती है। दूसरी तरफ जो योगिरी और धनोरा रहते हैं वो सिटी में घूम रहे होते हैं, तब उन्हें दिखता है कि इस सिटी में तो ज़ॉम्बी का अपोकलिप्स आ चुका है और देखते ही देखते बहुत सारे जो लोग थे वो ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। जिसपे जो धनोरा रहती है वो बोलती है कि हम लोग तो ऐसे फंस जाएंगे, लेकिन जो योगिरी था वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि जो ज़ॉम्बीज है वो बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहे हैं, तो हम लोग इससे छुप के निकल सकते हैं। लेकिन हमें इसका कारण तब पता चलता है जब हमें दिखाया जाता है कि जो इस सिटी का मेयर रहता है रेओटा, वो असल में बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है मासायुकी जो कि ज़ॉम्बी होता है और लेन के द्वारा भेजा हुआ रहता है। असल में ये सारा जो प्लान रहता है वो लेन के द्वारा किया गया होता है ताकि वो योगिरी और धनोरा को पकड़ सके। लेकिन फिर भी ये जो रेओटा मेयर रहता है इस सिटी का, वो चाह रहा होता है कि किसी तरीके से इतना सारे जो लोगों की जान जा रही है वो ना जाए और उसका सिटी बर्बाद ना हो। लेकिन क्योंकि ये जो लेन थी उसका वो एहसान के तले दबा हुआ था, इसलिए वो लेन की बातें यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपना जो कंट्रोल था सिटी का वो मासायुकी ज़ॉम्बी को देना पड़ा। और सिटी का जैसे ही उसके पास कंट्रोल आता है तो जो मासायुकी रहता है वो सारे लोग को अनाउंस कर देता है सिटी में कि हम लोग आप लोग को हार्म नहीं करवाना चाहते हैं, ये ज़ॉम्बीज जो है वो मैंने अभी के लिए रोक दिया है, लेकिन ये फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप लोग ने हमें यहाँ पे योगिरी और धनोरा नाम की लड़की को पकड़ के नहीं ला दिया। तो अगर आपने हमें उन सभी को सौंप दिया तब हम आप सभी को छोड़ देंगे, वरना यहाँ पे खून का नंगा नाच होगा। इस तरीके से जो मासायुकी रहता है वो वार्निंग देता है सारे लोगों को। तो जो रेओटा था उससे भी सुना नहीं जाता है, तो वो बोलने लगता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, इस तरह से तुम सभी को बोलोगे तो भगदड़ मच जाएगी पूरे सिटी में। लेकिन जो रेओटा था वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो मासायुकी था उसने डायरेक्टली बोल दिया था कि अब लेन को तुम समझा दो अगर तुम ये करना चाहते हो तो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग आराम से लोगों को बोलेंगे तो कोई भी उन्हें पकड़ के नहीं लाने वाला। इसलिए मजबूरी में जो रेओटा रहता है वो इस चीज के लिए भी तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जो योगिरी और धनोरा रहते हैं इस चीज को जैसे ही सुनते हैं तो वो सोचने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि वो तो फंस चुके हैं, सारे लोग उन्हीं को खोजेंगे। ये सारी बातें ये दोनों कर ही रहे होते हैं कि उतनी ही देर में जो लोग थे वो इन सभी को पकड़ने के लिए एकदम आ जाते हैं इनके सामने। लेकिन जो योगिरी था उन सारे लोग को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो थे वो डर के भाग जाते हैं। फिर योगिरी को ये रियलाइज होता है कि हो सकता है कि उसे जानबूझ के मासूम लोगों की हत्या करने के लिए भड़काया जा रहा हो, इसलिए उसे इस सारी चीज को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली मासायुकी से जाके बात करना होगा। और ऐसा ही ये लोग करते हैं, ये लोग चले जाते हैं सीधा मासायुकी के पास उससे थोड़ा बहुत डील करने के लिए, जिससे सारे जो लोग हैं उनकी जान ना लेने पड़ी योगिरी को। और जैसे ही मासायुकी के पास ये लोग पहुंचते हैं तो जो मासायुकी था वो बोलता है कि हे तुम लोग तो यहाँ पे खुद से ही आ गए, क्या तुम लोग हीरो बनना चाहते हो सारे लोग की जान बचा के अपनी जान देके। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि हाँ मैं कुछ ऐसा ही चाहता हूँ। लेकिन जो धनोरा थी वो बोलती कि तुम अब कब से हीरो बनने लग गए। उतनी ही देर में जो योगिरी था वो बोलता है बहुत ही इजीली कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो बैरियर है वो खोल दो और हम लोग यहाँ से चले जाएं। और इतनी ज्यादा कैजुअली वो बात कर रहा होता है कि इस चीज को देख के जो ये मासायुकी रहता है वो पीस ऑफ हो जाता है और बोलता है कि तू क्या मेरे को बेवकूफ समझ रहा है कि मैं इतने आसानी से तुझे यहाँ से जाने दूंगा, मैं तुम दोनों को यहीं पे खत्म कर दूंगा। और ये चीज बोलने के बाद जो मासायुकी रहता है वो अनडेड्स की सेना जो थी वो योगिरी को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन जो योगिरी था वो अपना बहुत ही ज्यादा कैजुअली उन सभी को डाय कह के मार देता है। तो जो मासायुकी था इस चीज को देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे लोग तो जिंदा भी नहीं थे, तो उन्हें मार कैसे सकता है। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि ये मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसको मार सकता हूँ किसको नहीं, मेरी नजर में जो चीज हिल रही है मैं उसे मार सकता हूँ, इसलिए तुम भी मेरे से बच बिल्कुल भी नहीं सकते। ये सारी दृश्य देख के तो जो मेयर रहता है रेओटा वो तो सीधा हाथ खड़ा कर देता है और बोलता है कि मैं इसके साथ नहीं मिला हुआ हूँ, मेरे तो इंटेंशन अच्छे है, तो मुझे वो तुम बिल्कुल भी मत मारना। लेकिन जो मासायुकी था उसे तो एकदम गुस्से में कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और बोलता है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है इन सभी को मारने के लिए। लेकिन जो योगिरी था स्वैग में उसे ट्रांसफॉर्म भी नहीं करने देता है और इजीली मार देता है। फिर ये सारा दृश्य करने के बाद वो आगे बढ़ जाता है रेओटा की तरफ। तो जो रेओटा रहता है वो उससे माफी मांगने लग जाता है और बोलता है कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ये जो सारी चीज थी वो लेन के कहने पे हो रही थी। फिर सारी बातें जो रहती है लेन के बारे में कि वो सेज है और वो तुम दोनों को मारना चाहती है, A to Z चीज इन दोनों को बता देता है। और ये दो तो कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि एक सेज इन्हें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया और एक सेज इन सभी को मारना चाहती है, आखिरकार चल क्या रहा है। इन सारी बातों के बीच में ही जितने भी सिटी के जो लोग रहते हैं वो यहाँ पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से इन सभी को घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी यही लग रहा होता है कि योगिरी और धनोरा के अगर वो लोग नहीं पकड़े तो उन सभी की जान खतरे में आ जाएगी और वो लोग अटैक करने के लिए बढ़ चुके होते हैं। लेकिन जो योगिरी रहता है वो तो ये चीज सोच रहा होता है कि अगर मैंने यहाँ पे मासायुकी को मार दिया है तो ये जो बैरियर्स है वो क्यों नहीं खत्म हुआ। फिर इन सभी को पता चलता है कि ये जो बैरियर है वो तो असल में लेन के द्वारा किया जा रहा है और वो दूर से ही इस बैरियर को कंट्रोल कर रही है। अगर इसे बैरियर को हटाना है तो उन्हें लेन को मारना होगा। दूसरी तरफ जो लेन रहती है वो ये सारी चीजों को देख रही होती है और उसे भी समझ में आ रहा होता है कि जो असल में योगिरी है वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है और उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो ये जो रिस्क था वो लेना चाह रही होती है और फिर वो थोड़ा बहुत प्लान बनाती है और सोचती है कि अगर वो सिटी में डायरेक्टली ये जो डार्कनेस है उसे भेज देगी तो वहाँ पे जो योगिरी है उसे थोड़ा बहुत एकदम टेंशन हो जाएगा, क्योंकि जो डेथ है वो विदाउट किलिंग इंटेंट के चलते आ रही है तो वो उसे मार नहीं पाएगा। और ये चीज सोचने के बाद जो लेन रहती है वो जो डार्कनेस रहता है उसको डाइवर्ट कर देती है सिटी की तरफ, जिसकी वजह से जो योगिरी रहता है उसे अब डार्कनेस से लड़ना पड़ेगा। और
जैसे ही ये सारे लोग देखते हैं कि जो डार्कनेस है वो यहाँ पे आ चुकी होती है, तो जो रेओटा था वो तो समझ जाता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, और वो इन सभी को भी समझाने लगता है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक चीज है। और जो लेन रहती है वो एक एक करके अपने बहुत सारे जो मल्टीपल पर्सनैलिटी वाले जो रूप रहते हैं वो निकाल लेती है, क्योंकि वो चाह रही होती है कि जितने भी उसके अलग अलग रूप है उन सभी में किलिंग इंटेंट तो होता नहीं है योगिरी के खिलाफ, तो जिस वजह से जो योगिरी है वो उन पे अटैक नहीं कर पाएगा और उसी के कारण वो उसे मार पाएगी। और फिर वो अपने सारे कॉपीज को बोल देती है कि जैसे ही अगर वो कुछ कोई भी हलचल देखे डार्कनेस के द्वारा, चाहे उसका मरना हो या फिर उसका अटैक, तो वो डायरेक्टली अटैक कर दे योगिरी के ऊपर। जो मेयर रहता है रेओटा, वो सीधा योगिरी से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो ये जो डार्कनेस है अगर उसे मार सकता है तो उसे खत्म कर दे, क्योंकि ये डार्कनेस सच में बहुत ही ज्यादा एकदम डरावना है और इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इतने ज्यादा रिक्वेस्ट होने के कारण जो योगिरी रहता है वो इस डार्कनेस को मरने के लिए बोल देता है, और ये डार्कनेस था वो तुरंत ही एकदम मारा जाता है। लेकिन पता नहीं क्या होता है, अचानक से डार्कनेस के मरते हुए ये जो सिटी रहती है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े एकदम बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, और इन सभी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ा ध्यान देने के बाद जो रेओटा रहता है उसे समझ आ जाता है कि ये असल में लेडी लियन के सारे जितने क्लोन्स है वो सभी हैं, और वो चाह रही है कि ये सिटी को वो तबाह कर दे ताकि वो योगिरी को मार सके। लेकिन जो योगिरी था वो तो इन पे अटैक कर ही नहीं सकता है, क्योंकि डायरेक्टली जो किलिंग इंटेंट है इन सारे क्लोन्स का वो योगिरी के ऊपर नहीं है। तो फिर वो लोग प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से जो लेन है उसको मार सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर वो अटैक करे योगिरी के ऊपर तो योगिरी उन्हें तुरंत ही खत्म कर सकता है। तो जो मेयर था वो उसे ये चीज सुनने के बाद थोड़ा बहुत एकदम हेल्प करने लग जाता है, और अपनी जो मेयर क्लास रहती है उसका यूज करते हुए सिटी का ब्लूप्रिंट दिखाता है। उसके बाद ये सारे लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से जो लेन रहती है वो इन सभी पे अटैक करेगी। इस सिटी के मैप को एनालाइज करते हुए इन सभी को एक पैटर्न नजर आता है लेन के अटैक्स में, और वो लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अगला जो लेन का अटैक है वो कहाँ होने वाला है। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए जो मेयर रहता है वो सीधा इन सभी को टेलीपोर्ट कर देता है उसी जगह पे जहाँ पे नेक्स्ट अटैक होने वाला है। और क्योंकि ये जो अटैक है वो डायरेक्टली योगिरी के ऊपर होगा तो योगिरी को किलिंग इंटेंट पता चलेगी, जिसकी वजह से वो अपना जो डाई अटैक है वो इनके ऊपर कर पाएगा। और ऐसा ही होता है, जैसे ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो जो लेन का अटैक था वो उनके ऊपर एकदम गिरने वाला होता है, और जो योगिरी था वो अपने बीच बचाव में सीधा उसे डाई करने के लिए कह देता है। लेकिन फिर भी वो जो अटैक था वो इनके ऊपर हो ही रहा होता है, तो जो मोको मोको रहती है उन सभी को सील्ड बना के बचा लेती है। फिर जैसे ही धुआं हटता है तो जो डोनोरा रहती है वो पूछती है योगिरी से कि आखिरकार वो मरी कि नहीं। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि हाँ वो मारी गई, क्योंकि सारे जो क्लोन्स है वो अब मरना शुरू हो चुके होते हैं। और दूसरी तरफ से जो लेन रहती है वो इस चीज को देखती है तो बोलती है ये तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा एकदम स्मार्ट मूव था, उसने जितने भी मेरे क्लोन थे उसको एकदम किलिंग इंटेंट में बदल दिया, जिसकी वजह से वो उन्हें मार पाया। लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे ये करना चाहिए कि बहुत सारे जो क्लोन्स हैं उनको एक अलग तरीके से मैं डिफरेंट सेटिंग्स के साथ इसकी तरफ भेजूं। ये सारी चीजें सोचती तो है ही लेन, लेकिन उसी के साथ साथ उसके ऊपर जो योगिरी का अटैक रहता है वो भी काम कर जाता है, और लेन देखते देखते ही मर जाती है। और मरते मरते उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो तो दूसरे डायमेंशन में है, तो आखिरकार योगिरी उस पर अटैक कैसे कर सकता है। अगर वो इतना ज्यादा ताकतवर है तो शायद से वो उस लड़की को बचा सकता है। और हमें बताया नहीं जाता है कि आखिरकार यहाँ पे जो लेन थी वो किसके बारे में बात कर रही थी, और लेन का यहीं पे चैप्टर एकदम क्लोज कर देता है योगिरी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एक अनजान महल पे, जहाँ पे हम लोग एक लड़की को वैम्पायर की तरह एकदम उठते हुए देखते हैं, और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो कौन है। लेकिन उसके पास एक पत्थर होता है जिसको वो जैसे ही टच करती है तो वो एक होलोग्राम उसे नजर आता है जिसमें लेन दिखाई देती है उसे, और जो लेन रहती है उसे बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे मुझे देख पा रही हो तो इसका मतलब ये है कि मैं मारी गई हूँ और मेरा जो प्लान है वो एकदम सफल हो गया है। असल में जो तुम हो वो मैं ही हूँ, और तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो मेरी है। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी पुरानी यादें नहीं रहेगी, और तुम्हें असल में जो योगिरी है उसे इग्नोर करना है और उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ना है। और वो इस चीज को सुन के समझ जाती है उसका प्लान क्या है। फिर सीन हमें सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पे जो मेयर रेओटा रहता है वो डोनोरा और योगिरी को थैंक्स कह रहा होता है उनकी सहायता करने के लिए। फिर यहाँ से जो डोनोरा रहती है वो मेयर को टाटा बाय बाय कह के चली जाती है योगिरी के पास, और जो योगिरी रहता है वो आराम से एकदम कार में बैठा हुआ रहता है। तो जो डोनोरा थी उसे बोलती है कि तुम कार नहीं चलाओगे, लड़कों को असल में कार चलानी चाहिए। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि लास्ट टाइम जब मैंने कार चलाई थी तो मैंने उसे ठोक दिया था। तो डोनोरा तुरंत ही डर जाती है इस चीज को सुन के और चुपचाप गाड़ी चलाने लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कैंप दिखाया जाता है इन सारे सेज कैंडिडेट्स का, जहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है ब्लू बालों वाली, और वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रही होती है। और फिर लड़ाई करने के बाद वो अपने कैंप में जैसे ही जाती है तो उसे ऐसा रियलाइज होता है कि उसके कैंप में कोई लड़की आई हुई है, और वो जैसे ही वहाँ पे पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की तो उसकी जान पहचान की है, और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे आखिरकार कर क्या रही हो। तो लड़की थी वो बोलती है कि मैं असल में तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा जो खोया हुआ फोन था उसे वापस करने के लिए आई हूँ, असल में मैं ही तुम्हारी जो फोन है उसे चुराया था, मैं असल में चाह रही थी तुम्हारे फोन में से जो योगिरी है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि तुम आखिरकार ऐसा क्यों चाहती हो और योगिरी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, तो कुछ बताती नहीं है। और फिर यही सारे बातों में अचानक से जो ब्लू बाल वाली लड़की रहती है उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है कि जो गेट
गेट है वो अब ओपन हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहाँ पे एक डॉक्टर एक लड़की से बात कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम है असाका ताकातो और वो जो डॉक्टर रहता है वो असल में इस लड़की को रिक्रूट कर रहा होता है किसी बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए। और ऐसा ही सबमिशन असाका ताकातो ने दिया था और जिसमें वो सिलेक्ट हो गई थी। इसलिए फिर जो प्रोफेसर रहता है यानी कि डॉक्टर उसे समझाता है कि उसे क्या क्या करना है और वो जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं, वो एक मॉन्स्टर है, तो वो पलक झपकते ही किसी को भी जान से मार सकता है। और हम लोग जो ये लेबोरेटरी है वहाँ पे अलग अलग तरीके के जो कर्सिस होते हैं उसके ऊपर रिसर्च किया करते हैं और उसमें से ये जो कर्स है वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक है। और तुम इतना समझ लो कि अगर तुम सही से इसका देखभाल नहीं की तो जो ह्यूमैनिटी है वही खत्म हो जाएगी। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद जो असाका थी वो तो एकदम डर के उसकी हालत खराब हो जाती है और वो सोचने लग जाती है आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे फंस गई। लेकिन किसी तरीके से उसे जबरदस्ती यहाँ पे फंसा दिया जाता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है एक गेट की तरफ। और उस गेट को वो जैसे ही खोलती है तो वो पहुंच जाती है एक दूसरे ही दुनिया में जहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि अंडरग्राउंड में एक अलग ही दुनिया बसा के रखी है इन लोगों ने। और फिर डरते डरते ये चली जाती है उस बच्चे को ढूंढते हुए और जैसे ही वो घर में पहुंचती है और गेट खोलती है घर का तो उसे एक बहुत ही ज्यादा मासूम बच्चा दिखाई देता है। लेकिन पता नहीं अचानक इस असाको को क्या होता है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्से में योगिरी की तरफ बढ़ जाती है और ये बच्चा असल में बचपन वाला योगिरी होता है। और फिर वो तेजी से इस बच्चे को जाती है और उठा लेती है और सीधा जमीन पे पटक देती है और बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो इस दुनिया को खत्म नहीं कर सकते। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि जो असाका है उसे किसी ने पोजेस कर लिया है और इस चीज को योगिरी नोटिस कर लेता है और तुरंत ही वो अपनी ताकत को यूज करते हुए उस शैडो को मार देता है जो कि असल में असाका को पोजेस कर रही होती है। और फिर इस शैडो को मरते ही जो असाका रहती है वो नॉर्मल हो जाती है और वो पूछती है योगिरी से कि आखिरकार ये क्या था। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि पता नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ वैसे खेल तो नहीं सकता, लेकिन इस तरह के जो डेविल या मॉन्स्टर्स होते हैं वो आए दिन मुझे मारने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। फिर जो असाका रहती है वो शांत हो जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा छोटे बच्चों को इन्होंने यहाँ पे क्यों कैद करके रखा है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि मेरा नाम तो ए ओमेगा है। तो जो असाका थी वो बोलती है कि ए ओमेगा, अरे यार मैं तुम्हारा कोड नेम नहीं पूछ रही हूँ। तो इस चीज को सुनकर जो योगिरी रहता है वो बोलता है कि यहाँ पे लाने से पहले लोग मुझे लॉर्ड ओकाकुशी कहा करते थे, लेकिन इन सारी चीजों को भूल के मुझे अभी बहुत ही ज्यादा एकदम भूख लग रही है, तो क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो। तो जो असाका थी वो एकदम टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे खाना बनाने तो आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि चलो मैं खाना बनाने की ट्राई करती हूँ। और फिर जो योगिरी रहता है वो नहाने चला जाता है और जो असाका थी वो खाना बनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे कुछ बनाने ही नहीं आ रहा होता है। तो लास्ट में वो जो कप नूडल रहती है उसी को दे देती है योगिरी को और जैसे ही कप नूडल को योगिरी खाता है तो उसे बहुत ही ज्यादा एकदम वो पसंद आता है। फिर बातों बातों में जो असाका रहती है उसे बोलती है कि तुम्हारा जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ा है या फिर बहुत ही अजीब है, इसलिए मैं तुम्हें एक अलग नाम देना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद उसे एकदम करीब से देखने के बाद वो उसे एकदम योगिरी डॉग की तरह लगता है, इसलिए वो उसका नाम योगिरी रख लेती है। और योगिरी जैसे ही सुनता है अपने नाम को तो वो तुरंत ही अपना नाम योगिरी ताकातो रख लेता है, जो कि असल में असाका का टाइटल था। इस चीज को सुनकर जो असाका रहती है वो थोड़ा एकदम शॉक्ड होती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मदर और सन वाला रिलेशन चल रहा है क्या। लेकिन फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि असल में जो योगिरी है उसे अपनी माँ मानने लग गया है। और फिर उसे वो बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई कि तुमने मेरा लास्ट नेम रख लिया। फिर इसी तरीके से जो असाका रहती है वो बहुत सारी एकदम चीजें सिखाती है योगिरी को कि किस तरीके से हमें किसी को थैंक यू कहना जाता है और किस तरीके से हम लोगों को ग्रीट कर सकते हैं। फिर यही सारी चीजों को सोचते सोचते जो योगिरी रहता है वो प्रेजेंट डे में सपना देख रहा होता है और अचानक से जो धनोरा रहती है उसे जगाती है और बोलती है कि हे योगिरी, तुम इतने सीरियस सिचुएशन में आखिरकार सो कैसे सकते हो, यहाँ देखो हमारे जो रास्ता है उसके बीच में एक बहुत ही बड़ा पत्थर आ गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फिर जो योगिरी रहता है वो सोचता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। उतने ही देर में इन्हें पता चलता है कि इनके पीछे एक ड्रैगन आ चुका है और धनोरा इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाती है, लेकिन जो योगिरी था वो तुरंत ही उस ड्रैगन को मार देता है। लेकिन अचानक से ही इन्हें पता चलता है कि बगल में ही इनके बहुत सारे जो ड्रैगन्स की सेना है वो अटैक करने वाली है। लेकिन जो योगिरी था एज यूजुअल वो सारे जो ड्रैगन्स थे उन सभी को एक ही अपने अटैक से खत्म कर देता है और ये लोग चैन की सांस ले ही रहे होते हैं कि उतने ही देर में यहाँ पे एक गोल्डन ड्रैगन अपीयर हो जाता है। ये चीज को देख के धनोरा सोचती है कि आखिरकार आज हमारा किस्मत कैसा है, यहाँ पे ड्रैगन आए जा रहे हैं, हम लोग आखिरकार बच पाएंगे भी कि नहीं। लेकिन जो योगिरी रहता है उसको इस ड्रैगन में से कोई भी किलिंग इंटेंट नहीं डिटेक्ट हो रही होती है। उतनी ही देर में ये जो ड्रैगन रहता है वो बोलता है कि तुम सभी पास हुए और यहाँ से बोलते हुए ये चीज जाने लग जाता है। लेकिन जो योगिरी था उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं तुम्हें वही कर दूंगा जो कि बाकी सारे ड्रैगन्स के साथ किया था। तो ये जो ड्रैगन थी गोल्डन वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाती है ऐसी धमकी के साथ और तुरंत इन सभी के सामने आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये जो ड्रैगन थी असल में इसका दूसरा रूप एक छोटी बच्ची थी और वो इन सारे लोग को बताती है कि असल में यहाँ पे वो ये चीज पता करने के लिए आई थी कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे कंटेंडर हो कि नहीं स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए। मेरे जो स्वॉर्ड मास्टर है उन्होंने मुझे ये चीज करने के लिए कहा था। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि हम लोग तो इस चीज के लिए आए ही नहीं थे। तो इस चीज को सुनकर जो ये लड़की थी वो बहुत ज्यादा एकदम उदास हो जाती है कि आखिरकार यहाँ पे उसने क्या कर दिया, ये लोग जो जान नहीं रहे थे उन पे ही हमला कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद वो समझाने लग जाती है कि जो स्वॉर्ड मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है,
तो तुम अगर उनके कंटेंडर बनोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। लेकिन फिर भी ये लोग इंटरेस्टेड नहीं होते और बोलते हैं कि हमें तो बस सिटीज अकेले जाना है, तो हम लोग वहाँ पे ही जाएंगे। तो जो बच्ची थी वो बोलती है कि अरे नहीं यार, ऐसा प्लीज मत करो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, प्लीज चलो। लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि लोग मानने नहीं वाले, तो वो बोलती है कि अच्छा चलो, तुम्हें सिटी जाना ही है ना, तो तुम मेरे साथ पहले स्वॉर्ड मास्टर के जो कंपटीशन है उसमें भाग लो, फिर उसके बाद मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें मैं सिटी ले जाने में हेल्प करूंगी। और फिर उसके बाद वो अपना नाम बताती है जो कि होता है अटीला, और वो इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है गाड़ी के अंदर बैठ के। फिर ये दोनों जो रहते हैं योगिरी और धनोरा, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं और इसके साथ चलने लग जाते हैं। फिर देखते ही देखते ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर बनने की कंपटीशन हो रही होती है और बहुत सारे जो लोग थे वो इसमें कॉम्पीट कर रहे होते हैं। और इन लोग के वहाँ पे पहुंचते ही कुछ लोग जो रहते हैं वो बोलने लग जाते हैं कि तुम लोग डिस्क्वालीफाइड हो चुके हो क्योंकि तुम लोग यहाँ कार से आए हो। लेकिन उसी समय वहाँ जो उरुबे स्वॉर्ड मास्टर रहता है ओरिजिनल, वो आ जाता है और बोलता है कि कोई भी डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ क्योंकि अभी तक जंग शुरुआत ही नहीं हुई है। और फिर उसके बाद वो जंग का ऐलान कर देता है और बोलता है कि जो भी लास्ट तक 10 लोग बचे वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे और किसी ने भी अगर भागने की कोशिश की तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन जो योगिरी रहता है वो तो लड़ना ही नहीं चाह रहा होता है, लेकिन उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है अटीला। फिर इसी तरीके से लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत सारे जो लोग थे वो एक दूसरे को मार काट करना शुरू हो जाते हैं। और धनोरा इस चीज को देख के ज्यादा एकदम अमेज नहीं हो रही होती है क्योंकि अब उसे आदत हो चुकी होती है लोगों को मरते हुए देखने की। लेकिन इसी तरीके से अचानक से जो योगिरी और धनोरा रहते हैं उन पे कोई अटैक करने वाला होता है, तो अचानक से उनके बीच में एक लड़का आ जाता है गोल्डन बालों वाला और उन्हें बचा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन जो योगिरी रहता है उसे समझ में आ जाता है कि इस लड़के के पीछे कोई लोग एकदम किलिंग इंटेंट लेते हुए उसे मारने की कोशिश करने वाले हैं। तो योगिरी उसी समय उन्हें मार देता है और ये जो लड़का रहता है उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों को मारा है स्वॉर्ड मास्टर ने, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कौन लोग एकदम गलत तरीके से किसी और को नहीं मारता है, और इसी चीज का फल उन्होंने उसे दिया है। फिर ये अपने आप का नाम बताता है जो कि होता है रिक। और वहीं पे उसी समय एक ऐसा लड़का भी आता है जो कि आधा कटा हुआ रहता है और वो धनोरा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसके सामने जो पड़ा हुआ स्टोन है वो दे दे। और फिर जो धनोरा है वो ऐसा ही करती है और वो लड़का एकदम रिवाइव हो जाता है। फिर इसी तरीके से जो सारे लोग रहते हैं वो फाइनली सिलेक्ट होते हैं इस राउंड में। और जो ड्रैगन रहती है अटीला, वो इस चीज को देख के खुश हो रही होती है, लेकिन जो योगिरी था वो पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाह रहा होता है। तो फिर जो अटीला रहती है उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अगर तुम स्वॉर्ड मास्टर बन गए तो मैं तुम्हारी डिसाइपल बन पाऊंगी और मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो फिर जो योगिरी रहता है वो मजबूर हो जाता है इस छोटी बच्ची के सामने और उसकी बात मानने लग जाता है। फिर इसी तरीके से लोग चलते चलते जो योगिरी रहता है वो पूछ डालता है रिक से कि आखिरकार ये जो डिवाइन किंग है वो आखिरकार है कौन। तो जो रिक था उसे बोलता है कि सच में तुम्हें पता नहीं, जो डिवाइन किंग है उसने हजारों साल पहले डार्क गॉड को कैद करके रख लिया था, लेकिन पता नहीं बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी डार्क गॉड को छुड़ाना चाहते हैं वहाँ उस सील से, और उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए जा रहे हैं। फिर इसी बातों में हमें ये भी पता चलता है कि जो लाइनल है वो आखिरकार किस तरीके से बचा था। लाइनल उसी लड़के का नाम रहता है जो कि आधा कट चुका था और धनोरा ने उसकी हेल्प की थी वो पत्थर को पकड़ने के लिए। असल में वो जो पत्थर है लाइनल के पास वो उसके बैड लक के नतीजे से मिला उसे, क्योंकि वो इतना ज्यादा बैड लक लेके घूमता था कि वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था अपनी जिंदगी से। तो फिर उसके बाद जो गॉड थे उन्होंने उसे ये पत्थर दिया कि जबकि वो मरे तो इस पत्थर को यूज कर रिजरेक्ट हो पाए, और फिर इस पत्थर का यूज करते हुए बहुत सारी चीजों को भी ट्रेड कर सकता है। तो जो धनोरा रहती है वो बोलती है कि ये पत्थर तो कभी ना कभी खत्म हो ही जाते होंगे ना, लेकिन जो लाइनल रहता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रात में मैं सारे जो पत्थर है वापस ले सकता हूँ और ये डिपेंड करता है उस चीज पे कि मैं पूरे दिन में कितना ज्यादा अनलकी रहा था। फिर बातों बातों में ये सारे जो लोग रहते हैं वो स्वॉर्ड मास्टर के किले के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग उस किले के पास पहुंचते हैं तो इन सारे लोग को थोड़ा बहुत ऐसा महसूस होने लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है इस जगह पे, और उस चीज का असर लाइनल पे होने भी लग जाता है और वो लगातार उल्टियां करने लग जाता है। लेकिन वो अपने स्टोन का मदद से फिर से एकदम ठीक हो जाता है। फिर इन लोग को रियलाइज होता है कि यहाँ पे जो अटीला थी वो पीछे ही रुक गई है। तो जो रिक था वो बताता है कि कोई भी इंसान जो कि कंपटीशन में भाग नहीं ले रहा है वो इस बैरियर के आगे नहीं आ सकता, इसलिए अटीला बाहर ही रुक गई है। और फिर ये लोग चले जाते हैं उस किले के अंदर, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि एक लिफ्ट इनका इंतजार कर रही है, और उस लिफ्ट पे चढ़ते हुए ये लोग सीधा छत पे पहुंच जाते हैं उस किले के। और वहाँ पे जो स्वॉर्ड मास्टर उराबे रहता है वो इन सभी को बोलता है कि तुम लोग नीचे देखो, और नीचे देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि जो डिवाइन किंग और डार्क गॉड की जो लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर सील में कैद कर दिया गया था डार्क गॉड और डिवाइन किंग को, वो अभी भी नीचे ही है। और जो स्वॉर्ड किंग था वो बोलता है कि ये धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है बैरियर, और उसके जितने भी लोग हैं डार्क गॉड के वो उसे छुड़ाना चाहते हैं, और यहीं पे दुनिया खत्म हो जाएगी अगर ये बैरियर टूट गया तो। इन सारी चीजों को सुनने के बाद एक जो लड़की रहती है वो बहुत ज्यादा एकदम एक्साइटेड हो जाती है, और वो स्वॉर्ड मास्टर को बोलती है कि तुम अब चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पे हमेशा के लिए छुट्टी कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इजीली इन सारे जो डार्क गॉड है उसे हरा दूंगी। और फिर उसके बाद वो अपना बहुत ही बड़ा फायर बॉल क्रिएट करती है और इस बैरियर के अंदर मार देती है। लेकिन वो जो फायर बॉल रहता है वो जैसे जैसे बैरियर के अंदर जा रहा होता है वो उतना ही ज्यादा स्लो होते जा रहा होता है। तो जो उराबे था वो बोलता है कि तुम्हारा जो बैरियर तोड़ने के लिए अटैक किया गया है वो बहुत ही ज्यादा एकदम स्लो हो जाएगा उस बैरियर के अंदर, और मुझे लगता है कि 100 साल होने के बाद वो सीधा डिवाइन किंग की तरफ पहुंचेगा, इसलिए कोई भी फायदा नहीं है बैरियर के अंदर अटैक करने से। फिर उराबे जंग का ऐलान
ऐलान करता है और बोलता है कि फाइनली तुम सारे मेन कंटेंडर हो स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए, और अब मेरी जो डिसाइपल है वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना है। फिर वो जो लड़की रहती है वो सारे लोग को रूल समझाती है कि तुम सभी को 24th फ्लोर पे पहुंचना है और कम से कम 100 पॉइंट्स लेके आना है। इन सारी चीजों को छोड़ के जो दनोरा रहती है वो तो सोच रही होती है कि आखिरकार जो योगिरी है वो इस डार्क लॉर्ड को हरा सकता है कि नहीं, लेकिन जो योगिरी था वो तो कुछ और ही सोच रहा होता है। तो जो दनोरा थी उससे पूछ डालती है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। तो जो योगिरी था उसे कान में बताता है कि तुम्हें याद है कि किस तरीके से हम लोग इस टावर के पास पहुंचे थे, तो हम लोग को बहुत ज्यादा एकदम अजीब लगने लग गया था, तो उस समय ही मैंने, और कुछ वो ऐसा बताता है जिसको सुनने के बाद जो दनोरा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाती है। शॉक्ड होने के बाद जो दनोरा रहती है वो बोलती है योगिरी को कि अगर तुमने ये कांड कर ही दिया है तो अब हमें इस चीज को भूलना चाहिए, और ये लोग ऐसा एक्ट करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है और हमें बताया नहीं जाता है कि आखिरकार वो चीज क्या थी। फिर योगिरी और दनोरा उस कंपटीशन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर इसी तरीके से जो रिक, योगिरी, दनोरा और लाइनल थे वो एक साथ इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक लेवल क्लियर भी कर लेते हैं, और 98 फ्लोर पे पहुंचने के बाद इन सभी को रेस्ट करने का मौका दिया जाता है, जहाँ पे जो लाइनल था वो तो तुरंत ही अपना कमरा ले लेता है और रिक भी ऐसा ही करता है, लेकिन लास्ट में एक ही कमरा बचता है, इसलिए योगिरी और दनोरा को एक साथ रूम शेयर करना पड़ रहा होता है। जिसपे जो दनोरा थी वो योगिरी को बोलती है कि योगिरी तुम्हें ये तो पता है ना कि मोको मोको हमारे साथ ही रहती है, तो इसलिए कुछ भी गलत मेरे साथ मत करना। लेकिन जो योगिरी था वो तो एकदम सख्त लौंडा था, वो तुरंत इस चीज को इग्नोर करता है और सीधा जाके एकदम कपड़े चेंज करके सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पे लाइनल का कमरा में दिखाया जाता है, और जो लाइनल रहता है वो 12 बजने का इंतजार कर रहा होता है कि उसे उसके जितने भी स्टोन्स थे वो उसके बैड लक के नतीजे पे मिले, और ऐसा ही होता है 12 बजते ही उसे जितने भी स्टोन्स थे वो मिल जाते हैं और वो उस स्टोन्स को लेके खुश हो जाता है, और फिर बहुत सारे स्टोन्स को हवा में उड़ा के वो उनसे एक वेपन की डिमांड करता है। लेकिन वेपन न आके उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की आ जाती है और उसको देख के वो बोलता है कि हे आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आ गई। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो लड़की रहती है वो असल में वही गॉडेस होती है जिसने लाइनल को ये तोहफा दिया होता है रिजरेक्टिंग स्टोन का। तो जो लाइनल था वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे मेरी सहायता करने के लिए आई हो। तो जो गॉडेस थी वो बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं आई, बस देखने के लिए आई हूँ। तो जो लाइनल था वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा बकवास है। दूसरी तरफ जो स्वॉर्ड मास्टर रहता है वो एक जगह हमें बहुत ही ज्यादा एकदम टेंशन में दिख रहा होता है, और उसकी जो सबऑर्डिनेट्स रहती है वो बता रही होती है कि बहुत ही ज्यादा एकदम मुसीबत हम पे आ रही है, जितने भी लोग यहाँ पे मर रहे हैं उतने रिक्वायर्ड नहीं है, हमें और भी ज्यादा लोग को मरने की जरूरत है, क्योंकि जितने अमाउंट की सोल हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रही है। तो जो स्वॉर्ड मास्टर रहता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत अपना जो बैरियर है उसको मेंटेन रख सकते हैं, इसलिए सेकंड लेवल का जो बैरियर है वहाँ पे जो हाफ डीमन है उनको रख दो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक लड़का लड़की दिखाए जाते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं, और उसमें जो लड़की रहती है वो लड़के को धमकी देती है और बोलती है कि मेरे पास मैजिक आइज है, तो अगर तुम ढंग से मेरे सामने नहीं रहे तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और वो अपने मैजिक आइज का यूज करते हुए उस लड़के की जो नाम था जो कि था असल में रिकुतो वो बता देती है, और उसके जितने भी पावर्स थे वो भी उसे पता चल जाते हैं। तो इस चीज को सुनने के बाद भी जो रिकुतो रहता है वो बिल्कुल भी अमेज नहीं होता और बोलता है कि तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी तुम्हारा नाम जान सकता हूँ जो कि है आओई। और ये चीज बोल के वो इस लड़की पे अटैक कर देता है, लेकिन ये जो लड़की रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर होती है और इसके अंदर ये ताकत रहती है को किसी का भी ताकत को कॉपी कर सकती है, और इसी चीज का यूज करते हुए ये जो लड़की रहती है वो एंड में रिकुतो को बहुत ही ज्यादा इजीली हरा देती है और उसकी जान ले लेती है, और फिर वो वहां से निकलने लग जाती है और उसे अपने जो तलवार रहते हैं उसके अंदर एक मैसेज रिसीव होता है कि तुम्हें एक नया मिशन मिला है, तुम्हें अब सेज कैंडिडेट योगिरी और धनोरा को मारना है। तो इस चीज को सुन के वो थोड़ा एकदम टेंशन में आती है और बोलती है कि क्या यार, मेरे को जरा भी एकदम आराम करने का मौका नहीं मिलता है, और इसी तरीके से वो निकलने लग जाती है। लेकिन पीछे से उसे एक लड़के की चिल्लाने की आवाज आती है और एक जो लड़का रहता है दौड़ते हुए ही उसके पास आ जाता है, और ये लड़का वही होता है जो कि सीरीज के स्टार्टिंग में जो मोटा रहता है योगिरी और धनोरा को परेशान करने वाला वही, और इसका नाम हमें डायमंड बताया जाता है। और जो डायमंड रहता है वो तुरंत ही इसके पास आता है और बोलता है कि हे, तुमने जैसा कि रिकुतो को यहाँ पे मार दिया है तो वही एक मेरा साथी था, और अब मैं अकेले यहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि मैं एक हीलर हूँ, तो प्लीज मेरे को यहाँ से अपने साथ लेके चल जाओ। और फिर वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से आओई के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, दोबारा से ही हमें धनोरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो धनोरा रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम नींद में सो रही होती है, लेकिन जो मोको रहती है उसकी चीख सुनने के बाद वो नींद से उठ जाती है, और वो जैसे ही नींद से उठती है तो वो देखती है कि जो योगिरी है वो नींद में ही उसके छाती पे सिर रख के सो रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद वो एकदम शर्मा जाती है और दूर योगिरी से होके हट के खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जो मोको है वो पता नहीं रात भर से ही एकदम दीवार में आधी गड़ी हुई है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो मोको से पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया। तो जो मोको थी उसे बताती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो टावर है वो पता नहीं क्यों जो अनडेड्स की सोल है वो अपने नीचे खींच रहा है, और ये
बहुत ही ज्यादा एकदम पावरफुल है और मुझे लगता है कि मैं यहीं पे खत्म हो जाऊंगी। तो जो सिचुएशन को हाथ से बाहर जाते हुए देख के जो योगिरी रहता है वो एकदम नींद से उठ जाता है और फिर उसके बाद बोलता है कि अच्छा तुम्हें बचाना है। और फिर इस चीज को सोचने के बाद वो तुरंत ही कुछ अपना डेड वाला मैजिक करता है और मुकुमो को उस जाल से छूट जाती है। और मुझे लगता है कि उसने उस जो सोल खींचने वाली बैरियर थी उसी को अपने ताकत का यूज करते हुए मार दिया होता है। फिर योगिरी सीरियस होते हुए बोलता है दोनोरा को कि दोनोरा मैं चाहता हूँ कि तुम अब बहुत ही ज्यादा एकदम सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये जो जगह है वहाँ पे सारे जो लोग हैं वो हमें मारना चाहते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी यहाँ रुकने नहीं वाला हूँ और बिना सोचे समझे लोगों को खत्म करने वाला हूँ। तो जो दोनोरा रहती है वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम बिना चाहते हुए किसी को भी नहीं मारते हो, इसलिए अगर कोई हमारे सामने आ रहा है तो वो बिल्कुल भी इनोसेंट तो नहीं होगा। और दोनोरा इस चीज को इतने प्यार से बोल रही होती है कि जो योगिरी रहता है वो थोड़ा बहुत एकदम शर्मा जाता है और दूसरी तरफ पलट के बोलता है कि ठीक है अब हम लोग तैयार हैं। फिर कुछ देर बीत जाता है और जो दोनोरा और योगिरी रहते हैं वो इसी तरीके से दोबारा से ही ट्रैप्स को क्लियर करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे जो योगिरी रहता है बहुत ही इजीली इन सारे ट्रैप्स को खत्म तो कर दिया रहता है और वो गिनने लग जाता है कि उसने कितने ज्यादा ट्रैप्स को खत्म कर दिया है। लेकिन अचानक से इनके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि बोलता है कि तुम्हें इस तरीके से चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ये जो टावर है वो मैंने ही बनाई है और तुम जितना भी मैंने मेहनत की थी यहाँ पे ट्रैप्स बिछाने के लिए वो उन सबको तुम बहुत ही इजीली हरा दे रहे हो, तो ये चीटिंग ही हुई। लेकिन जो दोनोरा थी वो बोलती है कि असल में तो चीटिंग तुम यहाँ पे कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पे कहीं से भी आ जा सकते हो, तो हमारे लिए ये तो एक बैड लक की तरह हुआ है ना। तो जो लड़का रहता है वो बहुत ही सारी बकवास बातें करना शुरू कर देता है और बोलता है कि ये जो टावर है वो एग्जिस्ट करता है मेंटेन करने के लिए बैरियर बिटवीन डार्क गॉड एंड रियलिटी, इसलिए मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि तुम जाके स्वॉर्ड मास्टर बन जाओ। तो जो योगिरी रहता है वो बोलता है कि अगर तुम हमें यहाँ से जाने दोगे तो हम लोग इसका जो बैरियर है उसे खत्म नहीं करेंगे। तो ये जो लड़का रहता है वो बोलता है कि क्या मैं तुम पे विश्वास कर लूं, तुम कितने ज्यादा एकदम बेवकूफ हो, तुम डार्क गॉड के द्वारा भेजे हुए आदमी हुए तो। लेकिन ये जो लड़का रहता है वो इन सारी बातों को एकदम नजरअंदाज करता है और फिर दोनोरा और योगिरी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो योगिरी था वो एज यूजुअल इसे एक ही बार में मार देता है। तो जो दोनोरा थी वो बोलती है कि हे तुमने इसे मार क्यों दिया, ये इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे। लेकिन जो योगिरी था वो बोलता है कि ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि ये जो आदमी था वो हमें मारने वाला था और इस आदमी के मरते ही जो टावर्स रहते हैं उसके अंदर जितने भी ट्रैप्स और बैरियर्स लगे हुए थे वो सारे एकदम मलफंक्शंस करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यही जो आदमी था वो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। फिर इसी तरीके से जो योगिरी और दोनोरा थे वो आगे बढ़ने लग जाते हैं और देखते ही देखते वो लोग एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बहुत ही अजीब तरीके का जो लड़ाई थी वो हो रही होती है। फिर इन लोग को नोटिस होता है कि यहाँ पे जो एक लड़का है वो इस सारे जो अटैक्स है उनको एंजॉय कर रहा होता है और उसका नाम होता है मासाकी। और वो इन सभी को देखने के बाद बोलता है कि हे तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग को क्या लगा तुम लोग यहाँ से छुप के निकल जाओगे। और ये जो सारी बातें रहता है ये लड़का योगिरी और दोनोरा को ना कह के एक ऐसी लड़की को कह रहा होता है जो कि हाफ डेमन होती है और वो छुप के यहाँ पे आई हुई होती है। और वो जो लड़की थी जैसे ही देखती है कि वो डिटेक्ट कर ली गई है तो वो बोलती है कि मैं तुम सभी को एकदम खत्म कर दूंगी, मेरा नाम है थियोडीसिया और मैं स्वर्ड्स मास्टर को ढूंढ के उसे मारना चाहती हूँ। और इस चीज को बोलते हुए ही वो सीधा एकदम अटैक करने के लिए बहुत ही जोरदार बढ़ा देती है उस आदमी की तरफ। लेकिन जो वो दूसरी लड़की रहती है बनी टाइप की पिंक हेयर वाली वो अपने ऊपर ये अटैक ले लेती है और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी एकदम फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है। तो जो योगिरी था वो इस चीज को देख के एकदम इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है कि हे क्या तुम सब लोग हमें यहाँ से जाने दोगे। तो इस चीज को सुनने के बाद जितने भी लोग रहते हैं उन सारे लोगों का नजर योगिरी और दोनोरा पे आ जाता है। तो जो दोनोरा थी वो योगिरी को पकड़ते हुए उनको माफी मंगवाने लग जाती है इन सभी से और बोलती है ये आप सभी से माफी मांगता है ऐसी सिचुएशन पे बोलने के लिए, आप कृपया करके इसे माफ कर दे। तो इस तरीके से जैसे ही योगिरी इन सभी को इंटरप्ट करता है तो जो लड़का रहता है मासाकी वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि हम लोग यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, तो क्या तुम हमें जाने दोगे। तो जो मासाकी था वो इन सभी को मना कर देता है और बोलता है कि मैं इस जो टूर्नामेंट है उसको एंजॉय कर रहा हूँ और तुम सभी को अगर यहाँ से वापस पार जाना है तो तुम्हें मेरे जितने भी डिसाइपल्स हैं उन्हें खत्म करना होगा। और वो अपनी तीनों जो लड़कियां रहती है उनको तैयार कर देता है इनसे लड़ने के लिए। लेकिन जो योगिरी था वो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करता और इन तीनों लड़कियों को मार देता है और बोलता है कि अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो ये जो लड़का रहता है मासाकी उसे तो रियलाइज ही नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार इतने इजीली उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसाइपल को कोई कैसे मार सकता है। लेकिन जो योगिरी और दोनोरा थे वो इग्नोर करके हुए यहाँ से बढ़ रहे होते हैं। तो जो मासाकी था वो पीठ के पीछे इन पे अटैक करने के लिए एकदम ट्राई करता है, लेकिन जो योगिरी था वो उसे भी खत्म कर देता है और बोलता है कि झूठा कहीं का। योगिरी की इतनी ज्यादा खतरनाक ताकत को देखते हुए जो लड़की रहती है थियोडीसिया हाफ डेमन वो उसे बोलती है आखिरकार ये सारी लड़कियों का ये दशर तुमने ही किया है क्या। तो जो योगिरी था वो बोलता है कि हाँ ये मैंने ही किया है। तो फिर इस चीज को सुनने के बाद जो थियोडीसिया
रहती है वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या तुम मेरी उस चीज में हेल्प करोगे। तो जो योगिरी था वो सोचने लग जाता है धनौरा से पूछते हुए कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तो जो धनौरा थी वो बोलती है कि ये तुम पे मैं छोड़ती हूँ, तुम जो करना चाहो करो। और इसी के साथ ये जो फर्स्ट पार्ट था इस एनिमे सीरीज का वो होता है खत्म। अगर इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा एकदम औसम रिस्पॉन्स आएगा तो हम लोग आपके लिए इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी एकदम ले आएंगे, क्लोज टू 1 वीक एंड 1.5 वीक। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा एकदम इस पे रिस्पॉन्स दिखाएं और हमारे चैनल को बहुत ही आगे लेके जाएं। तब तक के लिए बाय।